अस्सलाम वालेकुम जी। आज के टॉपिक में भी बच्चों हम पिछले टॉपिक से रेलिवेंट कुछ टर्मिनोलॉजीज थी जो हमारी रह गई थी, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इनके हवाले से आपने जो डिटेल स्टडी करेंगे आज, उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी, हीट कैपेसिटी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, प्रेशर, वॉल्यूम, एक्सपेंशन वर्क। यहाँ तक बच्चों आप लोगों ने ये सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनमें से हमने सिर्फ इनकी डेफिनेशन और इनकी एक एग्जाम्पल को हम तैयार करेंगे, इसलिए हम इनको ब्रीफली स्टडी करेंगे। जबकि आपकी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें प्रॉपर जो फोकस किया गया है वो है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये टर्मिनोलॉजीज और ये बकिया डिटेल जो है वो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों। वो इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि जब तक आप इन तमाम चीज़ों से फेमिलियर नहीं होंगे आपको सेकंड लॉ में बहुत सारी चीज़ों की डिटेल समझ नहीं आएगी। इसी तरह जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें भी हम डेफिनेशन और उसके फार्मूला को देखेंगे, क्योंकि इसका फार्मूला आगे चल के आपके कार्नट साइकिल में इस्तेमाल होगा। तो इससे रेलिवेंट इन तमाम चीज़ों की डिटेल आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, तो इसको आपने देखना है। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बेसिकली वो प्रोसेस होता है जो कि अपने आप टेक प्लेस होता है विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंस, यानी इसके अंदर कोई भी बैरूनी मुदाखलत जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती। और ये सिस्टम जो है वो आपका नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट से इक्विलिब्रियम स्टेट की जानिब मूव करता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसा कि अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो अगर आप पानी का फ्लो चेक करें तो पानी जो है वो हाई लेवल से लोअर लेवल की तरफ अपने आप मूव करता है। इसी तरह अगर आप हीट की ट्रांसफर को भी देखें तो हीट हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की जानिब जो है वो मूव करती है। तो ये नेचर का लॉ है और इस प्रोसेस को फिर हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का नाम देते हैं। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें यूनिडायरेक्शनल होती है, यानी ये प्रोसेस आपका रिवर्स नहीं हो सकता, ये एक ही डायरेक्शन में जाता है और ये प्रोसेस आपका रियल प्रोसेस कहलाता है। इसके बरक्स इसी के पैरेलल जो स्टेटमेंट चलती है दैट इज द नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और ये वो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जो कि बिल्कुल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के रिवर्स होगा। और ये अपने आप नहीं होगा। इट मीन अगर ये अपने आप नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली ये कोई ना कोई अमाउंट ऑफ एनर्जी लेगा और इसको होने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे फर्ज करें अगर आपने पानी को लो लेवल से हाई लेवल की तरफ लेकर जाना है तो डेफिनेटली आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी है। इसी तरह हमारे पास एक नेक्स्ट टर्म जो है वो स्टार्ट होती है जिसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ये वो प्रोसेस होता है जो कि आम तौर पे बहुत ही स्लोली होता है, और अगर आप किसी भी कंडीशन में थोड़ी सी भी चेंज कर देते हैं तो आपका सिस्टम वापस जो है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट पर भी जा सकता है। मसलन अगर आप जो है वो गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, जैसे फर्ज करें कि आपने एक सिलेंडर में जो है वो गैस भरी हुई है और उसके अंदर आप कंप्रेशन भी कर सकते हैं और उसकी एक्सपेंशन भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिस्टन अंडर कंट्रोल्ड प्रेशर। इसी तरह जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है बच्चों, ये वो प्रोसेस होता है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते किसी भी पॉइंट पर आके, और जो सिस्टम है आपका वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं जाएगा। मसलन अगर आपकी हीट जो है वो फ्लो कर रही है फ्रॉम हॉट टू कोल्ड बॉडी, या इसी तरह आपकी कोई कंबस्शन का रिएक्शन हो रहा है, मसलन आपने कोई चीज जलाई है, जैसे फर्ज करें आप कोई लकड़ी जलाते हैं तो जलाने के बाद आप देखते हैं कि वो कन्वर्ट हो जाती है गैसेस में और उसकी जो है वो ऐश जो है वो फॉर्म हो जाती है। लेकिन आप ये नोट करते हैं कि ये ऐश जो है वो वापस लकड़ी की फॉर्म में नहीं आ सकती। तो ये आपका प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज द एंट्रोपी। एंट्रोपी जो है ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी सिस्टम में मेजर करती है रैंडमनेस को या डिसऑर्डरनेस को। यानी आप इस चीज को ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर कोई भी सिस्टम आपका बेतरतीब कंडीशन में आ जाए तो उसको हम एंट्रोपी कहते हैं। अब इस एंट्रोपी की जो डिटेल है उसको हम यहाँ पे आपके साथ जो है वो कुछ स्लाइड्स में आप देखेंगे। मसलन यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि एंट्रोपी बेसिकली हमारे पास डिसऑर्डर या रैंडमनेस है। जैसे अगर आप ये देखें कि यहाँ पे अगर आपकी कोई भी गैस एक्सपेंड करती है तो उसके पार्टिकल्स के अंदर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, वो एक ऑर्डरली अरेंजमेंट में नहीं रहते बल्कि वो बेतरतीब हालत में चले जाते हैं। किसी भी चीज का बेतरतीब हालत में आ जाना बच्चों वो आपका एंट्रोपी कहलाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक आप कमरा ले लें,
अगर आपने अपने कमरे को मैनेज नहीं किया हुआ, आपका कमरा जो है वो बिखरी हुई हालत में है, तो ये बेसिकली आपकी एंट्रोपी को, डिसऑर्डरनेस को या रैंडमनेस को जो है वो इंडिकेट करता है। ठीक है। अभी आप इसकी डिटेल को, अभी जब सेकंड लॉ ऑफ स्टडी करेंगे तब आप इसको वहां पे देखिएगा, फिर आपको इसकी डिटेल में समझ आ जाएगी। ठीक है। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि अगर आप आइस को मेल्ट कर रहे हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी बेसिकली सॉलिड स्टेट जो है वो कन्वर्ट हो रही है लिक्विड स्टेट में। तो इसके नतीजे में आपकी एंट्रोपी जो है वो बढ़ रही है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो लेस ऑटो स्टेट में जाते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा जो है वो अपने आप को अलाइन करते हैं, लिक्विड में उसके बाद होते हैं, और गैसेस में पुअरली वो अरेंज होते हैं। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी जो है वो गैसियस स्टेट में होती है। इसी तरह अगर आप पानी के मॉलिक्यूल की वेपोरेशन करवा देते हैं तो अगेन आपकी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। यही वजह है कि नेचर के अंदर आपकी एंट्रोपी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। इसी तरह अगर आपके पास डिफरेंट गैसेज हैं, उनको आप मिक्स कर देते हैं, तब भी आपकी रेंडमनेस क्रिएट होगी और अगेन आपकी सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इसके बाद बच्चों जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है दैट इज द हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को बच्चों आप लोगों ने एज इट इज तैयार करना है, और उसको हम ये कहते हैं कि ये वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो कि किसी भी सिस्टम के अंदर अगर चाहिए हो तो ये क्या कर देती है कि उस सिस्टम के टेम्परेचर को वो इंक्रीज कर देती है बाय 1 डिग्री। और ये जो बच्चों साइन है ये आपका डेल्टा क्यू का साइन होता है, कि अगर फर्ज करें ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आपने किसी भी सिस्टम में ऐड की तो आपके सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डी टी की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हीट कैपेसिटी को हम दो टर्म में इंडिकेट करते हैं, एक होती है सिंपल स्पेसिफिक हीट, एक होती है आपके बच्चों मोलर स्पेसिफिक हीट। जो स्पेसिफिक हीट होती है इसको हम ये कहते हैं, ये वही डेफिनेशन है, बस आपके पास स्पेसिफिक हीट में वर्ड आ जाता है 1 ग्राम का, जबकि मोलर स्पेसिफिक हीट में 1 ग्राम की जगह पे वर्ड आ जाता है 1 मोल का। ठीक है। तो इसके अंदर जो आप देखते हैं कि इसका जो यूनिट है, इसका यूनिट बच्चों होता है दैट इज जाउल पर केल्विन पर मोल। ये किसके हिसाब से हमने यूनिट निकाला है बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी के अकॉर्डिंग निकाला है। अगर ये मोलर होगा तो इसके अंदर आपने टी के साथ नंबर ऑफ मोल्स को भी ऐड करना है। हीट का जो यूनिट होता है वो जाउल होता है, इसके बाद टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, और अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी आ जाते हैं तो उसका यूनिट पर मोल हो जाएगा। तो ये बेसिकली यूनिट आपका मोलर हीट कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका यूनिट दिया गया है, तो इसको भी आप तैयार करेंगे। इसके बाद स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस को आप पढ़ चुके। नेक्स्ट है जो हमारे पास टर्म आती है दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम एक्सपेंशन वर्क। तो जब भी आपने थर्मोडायनेमिक्स की सिस्टम की बात करनी है तो आपने कहना है कि हमारे पास टू फंडामेंटल वेज होते हैं एनर्जी को ट्रांसफर करने के। और आमतौर पे एनर्जी आपकी दो शक्लों में ट्रांसफर हो सकती है, या तो वो हीट की शक्ल में होगी या फिर वो आपकी वर्क की शक्ल में होगी। वर्क में क्या होगा कि वर्क जो है वो आपकी एनर्जी की वो शक्ल होगी जिसमें वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की जानिब मूव करती है। और ये जो आपने फार्मूला है ये फिजिक्स में आपने मैनी टाइम्स पढ़ा होगा कि ये बेसिकली प्रोडक्ट होता है फोर्स एज वेल एज डिस्टेंस का। लेकिन इन टर्म ऑफ केमिस्ट्री बच्चों हम इसको रिप्लेस कर देते हैं विद द प्रेशर वॉल्यूम वर्क के साथ। अब प्रेशर वॉल्यूम वर्क में क्या होता है कि हम फोर्स को रिप्लेस कर देते हैं किस वर्ड से? दैट इज योर प्रेशर के साथ। और जो आपका डिस्टेंस है उसको हम किससे रिप्लेस कर देते हैं? विद योर वॉल्यूम के साथ। अच्छा, वर्क के हवाले से आपने याद रखना है कि इट इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। और वर्क के जो है वो हमारे पास दो तरह के साइन होते हैं। आपका जो वर्क है ये पॉजिटिव में भी हो सकता है, आपका ये वर्क नेगेटिव में भी हो सकता है। जब भी आप किसी भी सिस्टम पर काम करते हैं, ये बात याद रखिएगा, जब भी सिस्टम पर काम किया जाता है यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम हो तो आपका डब्ल्यू का साइन पॉजिटिव होगा। और ये नेगेटिव तब होता है जब आपका सिस्टम खुद काम करना शुरू कर दे, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम हो, देन इट विल बी नेगेटिव। इसके बाद जो हमारे पास टर्म आती है दैट इज द साइन ऑफ क्यू की। क्यू जो है बच्चों वो हीट को इंडिकेट करता है। ये आपने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में पढ़ा होगा कि जब भी कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब करता है तो हम इसमें क्या कहते हैं कि व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो वो आपके पास क्या होती है? दैट इज पॉजिटिव। और अगर हीट जो है वो सिस्टम रिलीज करना शुरू कर दे, या दूसरे वर्ड में आप ये कहें कि हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सराउंडिंग फ्रॉम द सिस्टम, देन इट इज इंडिकेटेड बाय द साइन ऑफ नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आता है। ये लॉ ये कहलाता है जिसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं। और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी इसका मीनिंग क्या है कि एनर्जी ना तो आप पैदा कर सकते हैं ना ही आप खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप एनर्जी की एक शक्ल को दूसरी शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैथमेटिकली ये एक फार्मूला है जिसको आप तैयार करेंगे। यहाँ पे बच्चों डेल्टा ई आपका इंटरनल एनर्जी को इंडिकेट करता है,
Q आपका अमाउंट ऑफ हीट को इंडिकेट करता है और W जो है वो आपका वर्क को इंडिकेट करता है। तो ये फार्मूला आप ध्यान से तैयार कीजिएगा। और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने आपको एक एग्जांपल दी है कि आपके पास एक सिलेंडर है, उसमें आपने एक गैस को फिल किया हुआ है और इसके ऊपर आपने जो पिस्टन अप्लाई किया हुआ है, ये पिस्टन आपका फ्रिक्शन लेस है। और जब भी आपने इस सिस्टम को अमाउंट ऑफ हीट देनी है तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो E1 से E2 में चेंज हो जाएगी और आपका सिस्टम जो है वो मूव करेगा अपवर्ड। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो हम अमाउंट ऑफ हीट विद रिस्पेक्ट टू वर्क के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी मैंने बताया कि Q जो है वो आपकी हीट है और W जो है वो आपका वर्क है। और वर्क जो है ये आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहलाता है। तो अगर आपने वर्क के साइन को चेंज करते हैं और वर्क की जगह पे आप इसका फार्मूला पुट करते हैं, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और इस टाइम पे आप एक कंडीशन जो है वो फिक्स कर देते हैं, यानी आप क्या करते हैं कि अगर आपका पिस्टन जो है वो ओरिजिनल पोजीशन में रहे और आपकी गैस का वॉल्यूम चेंज ना हो तो उस टाइम पे आपका जो डेल्टा वी की जो वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। और जब प्रेशर के साथ जीरो मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर आपका जीरो के इक्वल हो जाएगा और उस टाइम पे आपकी इंटरनल एनर्जी इट विल बी इक्वल टू क्यू वी। जिसका मतलब ये होगा कि आपकी सिस्टम में जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये किसके इक्वल हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। इसके बाद बच्चों अब आपका प्रॉपर जो है वो टॉपिक आएगा, दैट इज दी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। इसके अंदर बच्चों आप लोगों ने दो चीजें तैयार करनी है। एक तो आपके पास इसकी ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन में आपके पास इसकी 5 से 6 डेफिनेशंस हैं, उनको आप एज इट इज तैयार करेंगे। और ये जो डेफिनेशंस है आपकी, इसको हम देखते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपने इसमें हीट इंजन को अंडरस्टैंड करना है। हीट इंजन क्या होता है कि जितने भी मोटरसाइकिल्स में, गाड़ियों में, बड़ी बड़ी बसेस में जो इंजन होते हैं उनका मेन वर्क कैसे होता है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप यहाँ पे ई को अंडरस्टैंड करेंगे कि ई रिप्रेजेंट योर इंजन। और यहाँ पे हमारे पास दो तरह के रिजर्वायर होते हैं। इस एक जो रिजर्वायर होगा उसको हम हॉट सिस्टम कहते हैं, एक को हम सिंक यानी इसको हम कोल्ड का नाम देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका इंजन होता है जब उसमें पेट्रोल वगैरह जलता है या बर्न होता है तो उस टाइम पे इंजन आपकी हीट को एब्जॉर्ब करेगा। हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो आगे क्या करेगा, वो उस हीट को किस में कन्वर्ट कर देगा, वर्क के अंदर। बाकी ये चीज इंपॉर्टेंट है कि जितनी भी हीट इस इंजन को सप्लाई होगी ऐसा कभी भी नहीं होता कि वो मुकम्मल तौर पे तमाम हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, बल्कि कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो उसने एब्जॉर्ब की है वो आपको ट्रांसफर कर देगा सिंक की जानिब, जिसको हम कोल्ड सिस्टम का नाम देंगे। और ये आपका कोल्ड रिजर्वायर कहलाएगा। यानी आप इस चीज को ऐसे अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर आपका जो सिस्टम है वो एक हॉट रिजर्वायर में है और एक आपका कोल्ड रिजर्वायर में है, तो इंजन ने क्या करना है कि हीट को एब्जॉर्ब करना है और हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो इसको किस में कन्वर्ट करता है, हमेशा वर्क के अंदर। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि वो तमाम की तमाम हीट को मुकम्मल तौर पे कन्वर्ट कर दे वर्क में, बल्कि इसकी कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो सिंक की जानिब ट्रांसफर होती है। तो अब यहां से हम ये देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की सबसे पहली डेफिनेशन जो कि जिस साइंटिस्ट ने दी, जिनका नेम था क्लासियस। ठीक है। क्लासियस का ये कहना था कि इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। यानी ये हमारे पास मुमकिन नहीं है कि आप हीट को ट्रांसफर करें कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की जानिब और उस दौरान आपको एनर्जी इस्तेमाल ना करनी पड़े। यानी ये तो आप देखते हैं कि नेचरली ये रूल है नेचर का कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की जानिब जाती है, लेकिन अगर हीट ने कोल्ड से हॉट की जानिब जाना है तो उस टाइम पे डेफिनेटली उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करना है। और ये स्टेटमेंट सबसे पहले हमें क्लासियस ने दी थी। इसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बच्चों एक और डेफिनेशन भी आती है, ये भी आप तैयार करेंगे। और ये स्टेटमेंट हमें जिस साइंटिस्ट ने दी, इनका नेम था लॉर्ड कैल्विन। लॉर्ड केल्विन का ये कहना था कि ये हमारे पास नामुमकिन है एक ऐसा हीट इंजन बनाना जो कि एक साइकिल में ऑपरेट कर रहा हो और वो तमाम की तमाम हीट को यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क में कन्वर्ट कर दे बगैर किसी चेंज के अपने सिस्टम और सराउंडिंग के। इसका क्या मीनिंग है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा यहाँ देखेंगे। इसकी आसान वर्डिंग में हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी ऐसा हीट इंजन इजाद नहीं हुआ जो कि किसी भी सिस्टम में हीट को एब्जॉर्ब करे और उस तमाम हीट को वो मुकम्मल तौर पे वर्क में कन्वर्ट करे। इसका मीनिंग ये है कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट लाजमी तौर पे रिजेक्ट होती है, किसकी जानिब, सराउंडिंग की जानिब। इसकी मिसाल हम स्टीम इंजन की लेते हैं। मसलन फर्ज करें कि एक ऐसा स्टीम इंजन है जो कि हमने पावर प्लांट में जो है वो इंस्टॉल कर रखा है। और ये इंजन क्या करता है, वो हीट को रिसीव करता है और ये हीट उसे कैसे मिलती है, जब भी इसमें कोई फ्यूल जो है वो बर्न होगा
और ये हीट क्या करेगी, उसको कन्वर्ट करेगी वाटर को इनटू स्टीम में, जो कि सिस्टम के अंदर जो उसकी टरबाइन उसके साथ अटैच है पिस्टन की मूवमेंट करेगा और उससे मैकेनिकल वर्क जो है वो प्रोड्यूस करेगा। लेकिन डेफिनेटली तमाम की तमाम हीट वर्क के अंदर इस्तेमाल नहीं होगी। डेफिनेटली कुछ अमाउंट ऑफ हीट उसकी फ्रिक्शन के अंदर या दीगर सोर्सेज के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। तो जो लॉर्ड केल्विन की स्टेटमेंट है कि ऐसा आज तक कोई भी इंजन बनाना मुमकिन नहीं है जो कि मुकम्मल तौर पे इस हीट को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क के अंदर और उसकी सराउंडिंग में और सिस्टम में किसी भी किस्म की कोई भी चेंज वो प्रोड्यूस ना करे। तो ये हमारे पास सेकंड डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ये सेकंड लॉ की। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप फर्दर देखें तो ग्लासेस की स्टेटमेंट के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा कि हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकती फ्रॉम कोल्ड कोल्ड टू हॉट सिस्टम, जबकि केल्विन स्टेटमेंट ये कहता है कि कोई भी इंजन जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकता तमाम हीट को किस में, वर्क के अंदर। इसके बाद अब आपने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक न्यू डेफिनेशन पढ़ेंगे विद द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, और आगे आपकी इसकी फर्दर मजीद डिटेल है। तो इसमें इसका ये कहना है कि जो पूरी आपकी जो यूनिवर्स है उसके अंदर चूंकि चेंजेस आपकी स्पॉन्टेनियस होती है, और स्पॉन्टेनियस में आपने पढ़ा कि वो आपका इरिवर्सिबल सिस्टम है। और जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, इट इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग। यूनिवर्स में आपके पास दो चीजें आती हैं, दैट इज सिस्टम एज वेल एज इट्स सराउंडिंग। तो अगर आप ये देखें कि ये नेचर के जो है वो रूल्स हैं कि नेचर में आप देखते हैं कि अगर आप बर्फ को थोड़ी देर के लिए रख दें तो बर्फ अपने आप पिघलती है। अब आप देखें कि आपकी जब बर्फ पिघलती है तो उसकी स्टेट क्या होती है कि वो अपने आप को सॉलिड से किस में चेंज कर रही होती है, लिक्विड स्टेट में। तो आपने देखा था कि लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स जो है वो लेस ऑर्डरली अरेंज होते हैं और उनमें फासला जो है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू देयर सॉलिड स्टेट। इसी तरह अगर आप कॉफी को देखते हैं तो कॉफी जब आपकी ठंडी हो रही है तो उस दौरान भी आपकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होगी। इसी तरह अगर आप रूम को देख लें कि अगर आपका वो मैसी हालत में है तो अगेन यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है तो ये डिसऑर्डरनेस को इंडिकेट करता है। इसी तरह अगर आपकी कैंडल जो है वो बर्न हो रही है तो बर्न होने के दौरान अगेन इसकी डिसऑर्डरनेस इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आपके सिस्टम की एंट्रोपी मुसलसल इंक्रीज हो रही है। तो लास्ट थ्री डेफिनेशंस जो हैं वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आती हैं। इसको भी आपने एंट्रोपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जब भी कोई भी प्रोसेस आप कैरी आउट करवाते हैं रिवर्सिबली तो अगेन आपकी एंट्रोपी जो है वो रिवर्सिबल साइकिल में एंट्रोपी चेंज हमेशा जीरो होगी। इसके बाद आपके जितने भी नेचुरल प्रोसेस है जिसको हमने कहा कि वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं तो उनमें हमेशा इंटरनल एनर्जी सॉरी जो एंट्रोपी है आपकी वो आपकी इंक्रीज हो रही है। और उसके बाद जो लास्ट स्टेटमेंट है जो कि एक साइंटिस्ट थे जो कि रुडोल्फ क्लासिस कहलाते थे, उनका ये कहना था कि एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो कांस्टेंट है या एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ तक आज बच्चों आपका लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉर्नेट साइकिल को डिटेल में स्टडी करेंगे। आज के लिए आपने इन तमाम टॉपिक्स को तैयार करना है। ओके स्टूडेंट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।